हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने काफी ज्यादा पढ़ा है कि कल इस कंपनी का आईपीओ आया था, आज इस कंपनी का आईपीओ है और आने वाले कुछ दिनों में इन कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। आप इन आईपीओ में जरूर से पैसा लगाएं ताकि आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो जाए। और दोस्तों, पिछले एक साल में इस आईपीओ को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है जो पिछले कभी किसी साल के अंदर नहीं मिली थी। रीजन साफ है, अप्रैल 2020 से लेकर के जनवरी 2021 के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हुए, जो कि रिकॉर्ड तोड़ अकाउंट ओपनिंग है, जो पिछले इतने छोटे पीरियड के अंदर पहले कभी अकाउंट्स ओपन नहीं हुए थे। और उसका भी रीजन लॉकडाउन है, जहां पर सभी लोगों ने घर में बैठ करके कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश की। और स्कैम 1992 के बाद में तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हर किसी को लगा कि मैं भी हर्षद मेहता बनूंगा। अब दोस्तों, इस वजह से मैंने ये सोचा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एटलीस्ट आईपीओ वाला जो टॉपिक है उसको पूरा कवर करूंगा कि आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए और अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से आपको इसके अंदर आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा फुल फ्लेज वीडियो रहेगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आईपीओ एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, कंपनी जब शुरू होती है तो ऐसे केस के अंदर उसमें पैसा लगाने वाले होते हैं प्रमोटर, प्रमोटर के दोस्त, प्रमोटर के परिवार वाले। और एक्चुअल में जब थोड़ी सी कंपनी बड़ी होती है तो उसमें कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी शामिल हो जाते हैं जो पैसा लगाते हैं। और इस बीच में जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से फंडिंग ले लेती है। बट यही काफी नहीं है। एक समय बाद में जब कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड करना होता है तो उसको जरूरत होती है पब्लिक से पैसा उठाने की। पब्लिक से पैसा उठाने के 3 रीजन हो सकते हैं। या तो कंपनी को एक्सपेंशन करना है, फॉर एग्जाम्पल आज 2 प्लांट है, मुझे 10 प्लांट लगाना है तो मुझे पैसा उठाने की जरूरत है पब्लिक से। दूसरा हो सकता है कि मुझे एग्जिस्टिंग डेट या कंपनी को एग्जिस्टिंग डेट कम करना है, क्योंकि आज की डेट में अगर कंपनी डेट काफी ज्यादा है तो उसको एनुअली इंटरेस्ट काफी ज्यादा चार्ज होता है, जिसको वो बचाना चाहती है। और तीसरा रीजन हो सकता है कि प्रमोटर अपना कुछ स्टेक डाइल्यूट करना चाहते हैं, जिसको ऑफर फॉर सेल भी कहते हैं, जहां पर एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना कुछ शेयर का पोर्शन जो है वो पब्लिक में रिलीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये 3 रीजन जनरली आईपीओ के होते हैं। आईपीओ में जो लोग अप्लाई करते हैं या जिनको शेयर अलॉट होते हैं वो कंपनी के मालिक, कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कंपनी के होने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट में से उनका भी डिविडेंड का हासिल करने का हक होता है। या फिर कंपनी की जब शेयर प्राइस बढ़ती है तो अल्टीमेटली उनकी भी वेल्थ ग्रो हो जाती है। अब दोस्तों, ये तो था आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है। चलिए जानते हैं कि आईपीओ का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी तो पहली बार आईपीओ लेके आती है तभी तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो क्या कंपनी अपने आप में इतनी नॉलेजेबल होती है कि किस तरह से आईपीओ लाना है, क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, सेबी जो कि रेगुलेटर है पूरा स्टॉक मार्केट का, क्या वो सब कुछ फॉलो कर पाएगी? तो ये सबसे परेशान होने के बाद में वो आती है मर्चेंट बैंकर के पास में, जो कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। मर्चेंट बैंकर कौन होता है सर? स्टॉक मार्केट के अंदर मर्चेंट बैंकर आप देखो तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस के अंदर एक्सिस बैंक, या फिर ये जितनी भी बैंक्स हैं, जितने भी इनके यू कैन से डीमैट अकाउंट वाला सेक्शन है, वो सारा मर्चेंट बैंकर कहलाता है। और वो सारा इसके अंदर मदद करता है कंपनी की सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए। यहां पर एक डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है, दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको आरएचपी भी कहा जाता है। और जब तक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से भी अप्रूव नहीं कर देता उसको डीआरएचपी कहा जाता है, दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर, ये डीआरएचपी होता क्या है? कंपनी की जो कुंडली होती है उससे लेकर के कंपनी की ऑटोबायोग्राफी इस पूरी डीआरएचपी के अंदर लिखी होती है। कंपनी के प्रमोटर कौन है, कितना पढ़े लिखे हैं और कौन कौन सी कंपनी में ये प्रमोटर रहे हैं, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्ट्री डीआरएचपी के अंदर होता है। और कंपनी के फ्यूचर की प्लानिंग जो वो पैसा इकट्ठा करके करना चाहती है वो भी डीआरएचपी में होता है। डीआरएचपी कंपनी बना करके मर्चेंट बैंकर को देती है। मर्चेंट बैंकर अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन डीआरएचपी से रिलेटेड कंपनी से मांगती है कि मुझे इसका डॉक्यूमेंट लाके दो, उसका डॉक्यूमेंट लाके दो। जब मर्चेंट बैंकर इससे सेटिस्फाई होता है, देन मर्चेंट बैंकर इसको सेबी को भेजता है। सेबी इसको पूरा पढ़ता है और ये देखता है कि क्या इसमें इन्वेस्टर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं, क्या इन्वेस्टर को जो जो पता होना चाहिए वो इसमें शामिल है कि नहीं। जब वो इसको अप्रूव करता है, देन कंपनी फाइनली आईपीओ के लिए रेडी है। अब वो आईपीओ लेकर के आ सकती है। सेबी के द्वारा किए गए अप्रूवल से 1 साल के अंदर आप आईपीओ ला सकते हो। ठीक है, पहले ये पीरियड थोड़ा कम था बट अभी रिसेंटली ये चेंज होकर के 1 साल हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो था पूरा कंपनी वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं सर जो कि आईपीओ के अंदर पैसा लगाते हैं? तो ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो टोटल 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है क्यूआईबी, जहां पर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स। दूसरा आता है एनआईआई, जिसमें आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और तीसरा आता है रिटेल। क्यूआईबी के भी 2 सेक्शन होते हैं। उसमें क्यूआईबी में एक जो मुख्य सेक्शन होता है दैट इज एंकर इन्वेस्टर्स। तो सर, ये एंकर इन्वेस्टर क्या होता है? नॉर्मल इशू के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए जो इशू लाया जाता है उससे पहले ही कुछ सिलेक्टेड यू कैन से एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। ये एंकर इन्वेस्टर आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल नहीं होते हैं। ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत बड़े लेवल के यहां पर फंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो
नॉर्मल इशू से पहले ही शेयर्स को बाय कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर। इनके साथ में कंडीशन ये होती है कि इशू या अलॉटमेंट के एक महीने तक ये शेयर्स को बेच नहीं सकते, और इसीलिए इनको एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। जिस तरह से जहाज को पकड़े रखने के लिए एंकर की जरूरत होती है, उसी तरह शेयर के प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए और पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं यू कैन से ट्रस्ट बनाने के लिए एंकर इन्वेस्टर के साथ में कंडीशन डाली जाती है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल QIBs जो कि आप और हमारी तरह IPO के अंदर अप्लाई करते हैं और उसमें अलॉटमेंट लेते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है दैट इज NII वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए की एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी IPO के अंदर। NII आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वेल्थ बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अगर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन भी 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज NII ओनली। और जो चौथा सेक्शन आता है दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप और मैं जो भी एप्लीकेशन लगाएंगे 2 लाख तक की, वो सारा रिटेल इन्वेस्टर के अंदर ही काउंट होंगे। तो दोस्तों ये तो था कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर क्या हम एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों चलिए ये जानते हैं कि मिनिमम शेयर एप्लीकेशन कितने की होना चाहिए। दोस्तों यहां पर सेबी यहां पर अगर आप देखो तो आप IPO के अंदर कोई भी एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। IPO के अंदर आपको एक लॉट साइज दिया जाता है, आपको उस लॉट में ही अप्लाई करना पड़ता है। और जनरली ये लॉट साइज का टोटल वैल्यू 13,000 से लेकर के 17,000 रुपए तक का होता है। यानी कि अगर आपको एक लॉट लगाना है तो सपोज आपको 15,000 रुपए लगेंगे, 2 लॉट लगाना है तो आपको 30,000 रुपए लगेंगे। अगर एक शेयर की प्राइस 1,000 रुपए है तो मोटा मोटी जो लॉट होता है वो 14 या 15 शेयर का होता है, ताकि ओवरऑल प्राइस 14,000 15,000 तक पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि एक शेयर अलॉट करना कितना इशू वाला काम होगा इनिशियल कंपनी के लिए, इस वजह से एक नॉर्मल प्राइस डिसाइड किया जाता है। और 14-15,000 रुपए एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना काफी आसान होता है। आप चाहे तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करें, चाहे 10 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो NII कैटेगरी या NII वाले यू कैन से पोर्टफोलियो के अंदर काउंट किया जाएगा। अगली बात करते हैं सर कि ये तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हमको ये बताओ कि कितने दिनों के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एप्लीकेशन के कितने दिनों के अंदर हमारे पैसे का होने क्या वाला है। तो दोस्तों IPO जनरली 3 दिन के लिए ओपन होता है। फॉर एग्जांपल अभी नायका का IPO आया हुआ है, राइट। तो अभी 28-29 को वो आया हुआ है और 30-31 को सैटरडे संडे है, इसलिए वो काउंट नहीं होता और 1 तारीख तक वो चलेगा। तो टोटल 3 वर्किंग डे के लिए कोई भी IPO ओपन रहता है, आप उसके अंदर पैसे लगा सकते हैं। और IPO आने से या ओपन होने से यानी कि 28 तारीख से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के अंदर उसकी लिस्टिंग हो जाती है। 7-8 दिन के अंदर उसका अलॉटमेंट होता है। सर ये अलॉटमेंट क्या चीज है, समझाता हूं मैं। IPO जनरली 2 तरीके से लाया जाता है, एक होता है फिक्स प्राइस पर और एक दूसरा होता है बुक बिल्डिंग टाइप से। पहला जो फिक्स प्राइस से होता है उसमें ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि देखो हमारे शेयर का प्राइस है 1,000 रुपए, आप चाहें तो 1,000 रुपए के अंदर इसको खरीदने के लिए अप्लाई कर दीजिए, अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो हम आपको दे देंगे। दूसरा तरीका जो सेबी रिकमेंड करता है वो है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि कंपनी एक प्राइस रेंज दे देती है इन्वेस्टर को, फॉर एग्जाम्पल 1,000 से लेकर के 1,200। अब इन्वेस्टर तय करेगा कि उसके लिए इस शेयर की वैल्यू क्या है, क्या वो 1,000 है, क्या वो 1,100 रुपए, क्या वो 1,200 रुपए है, और उसके अनुसार वो अप्लाई करेगा। जिस रेट पर 1x सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है वो प्राइस कंपनी फिक्स कर देती है और उस पर सारे शेयर अलॉट कर देती है। ये तो हुई थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकली जो हाईएस्ट वाला प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल 1,000 से 1,200, तो जो हाईएस्ट वाला 1,200 रुपए का प्राइस होता है उसी को फिक्स प्राइस माना जाता है और उसी पर जनरली शेयर इशू किए जाते हैं। क्योंकि अभी इन दिनों जितने भी IPOs आते हैं सब सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, तो कोई भी कंपनी अपना जो शेयर जिसकी एप्लीकेशन 1,200 पे आई है वो 1,100 में क्यों इशू करेगी। तो इस वजह से जब भी आप प्रैक्टिकली किसी भी IPO के लिए अप्लाई करने जाएं तो हाईएस्ट रेंज फॉर एग्जाम्पल 1,100 से 1,200 है या 1,000 से 1,200 है, तो आप 1,200 को ही टिक करें या 1,200 के हिसाब से ही अपना पेमेंट करें। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली बात रही कि आपने अप्लाई कर दिया, 3 दिन आपको दिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके कुछ दिनों में अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। अगर कोई शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हैप्पीएस्ट माइंड का 70 गुना रिटेल के अंदर सब्सक्रिप्शन हुआ था, यानी कि एक शेयर के लिए 70 एप्लीकेशंस थी। तो इस वजह से लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है कि किस इन्वेस्टर को हमको शेयर्स देना है और अल्टीमेटली 6-7 दिनों के अंदर अलॉटमेंट तय हो जाता है। जिनको रिफंड देना होता है उनका रिफंड दे दिया जाता है और जिनको शेयर्स अलॉट करना होते हैं उनका पैसा अल्टीमेटली हमारे पास आ चुका है कंपनी के पास में, उसको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और उसके अगले 2-3 दिन के अंदर ये शेयर्स मार्केट के अंदर लिस्ट कर दिए जाते हैं। मार्केट के अंदर मतलब कि NSE एंड BSE के अंदर या और भी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर करना होगा। बट इसमें जैसे ही लिस्टिंग होती है उस समय पे ये जो प्राइस होती है ये मार्केट के ऊपर होती है। अब अगर मार्केट को इन शेयर्स की जरूरत है तो वो उसमें बाय करते जाएंगे और ऐसे में इसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन। अगर मान लीजिए आपने शेयर को खरीदा है 1,200 रुपए में, आपको अलॉट हुआ है 1,200 में, बट जब लिस्ट हुआ तो ये 1,800 रुपए के अंदर हुआ क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। तो ऐसे केस के अंदर अब आप अपने शेयर को 1,800 रुपए के अंदर बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं।
इसी वजह से पिछले 1 साल के अंदर आप देखोगे जितने भी आईपीओ आए उसमें से 80% आईपीओ जो है वो गेन के अंदर गए और 10-20% जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लिस्टिंग प्राइस, अपनी अलॉटमेंट प्राइस से नीचे गए हैं। फॉर एग्जांपल आईआरएफसी का जो आईपीओ आया था वो 25 रुपए का था और अभी वो 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था पिछले काफी लंबे टाइम से। बट जो 80% आईपीओ होते हैं या हो रहे हैं पिछले 1 साल से, वो सारे के सारे अपनी लिस्टिंग गेन देकर के जा रहे हैं जिनको भी अलॉटमेंट हुआ। सर ऐसा क्यों होता है? 50-50% चांस होना चाहिए ना गेन होने का और लॉस होने का। उसका भी रीजन है। एक्चुअल में क्या है, सेबी ने कंडीशन डाल रखी है कि अगर आप आईपीओ लेके आते हो कंपनी के ऊपर, कि अगर आप आईपीओ लेके आते हो और अगर 90% से कम का सब्सक्रिप्शन होता है तो ऐसे केस में आपको सारे के सारे अलॉटमेंट रोकना पड़ेंगे, आपका वो आईपीओ ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सपोज कंपनी 1 लाख शेयर्स का अगर आईपीओ लेके आई है और उसको सिर्फ 80,000 आईपीओ के लिए ही 80,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई हैं, तो उसका पूरा खेल खत्म हो गया। अब उसको पूरा का पूरा आईपीओ कैंसिल करना पड़ता है और इस वजह से कंपनी कभी भी रिस्क नहीं लेती प्राइसिंग के अंदर, और वो प्राइसिंग जनरली थोड़ा कम ही कोट करती है ताकि लोग जो है वो उसके अंदर एप्लीकेशंस दें और उसका आईपीओ कैंसिल ना हो। दूसरा रीजन ये है कि कंपनी को भी पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए ही पैसा लगाते हैं शेयर्स के अंदर, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइसिंग के अंदर एक छोटा सा मुनाफे वाला पोर्शन भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ती है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी जिस दिन बाय करें अगर उसके कुछ समय बाद सेल करना पड़े तो उनको भी बेनिफिट हो और एप्लीकेशंस कंपनी के पास में सफिशिएंटली आ जाएं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हैप्पीएस्ट माइंड करके एक आईपीओ था जो कि कुछ समय पहले आया था। वो आईपीओ आया था 166 की प्राइस से, उसका लॉट साइज था 90, ठीक है, और आज की डेट में वो शेयर एक्चुअल में 1400-1500 रुपए का ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि 15,000 मुझे भी अलॉट हुआ था बट मैंने बीच में सेल कर दिया। बट जिनको ये शेयर अलॉट हुआ और उन्होंने आज तक अगर होल्ड करा रखा है तो उनके अकाउंट से कटे 15,000 के आसपास पैसे और आज उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि 80% चांसेस, जो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 80% आईपीओ जो है वो अपने वो लिस्टिंग गेन देकर के जाते हैं कुछ नहीं तो, और 10-20% जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं, बट उसका नुकसान बहुत कम होता है और जिनका गेन होता है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है। एंजल ब्रोकिंग एक अनदर एग्जांपल है जो कि आज की डेट में आप देख सकते हो मनी कंट्रोल पे जाकर के कि क्या प्राइस पे बाय सेल हो रहा है। आईआरसीटीसी भी आपने न्यूज के अंदर देखा होगा। अब दोस्तों अगर आप पहली बार आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ऐसे केस में आपको एक डेमो दे देता हूं ताकि आप भी अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है और आईपीओ वाले सेक्शन में आ गया हूं। तो सबसे ऊपर मुझे पेटीएम का आईपीओ दिख रहा है, ऑल्दो वो भी आया नहीं है, वो अपकमिंग है, इसलिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और नीचे नाइका का आईपीओ आपको दिखने का मौका मिलेगा। वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको प्राइस बैंड मिलता है 1085 से 1125। तो बताओ किस पे सिलेक्ट करना है? 1125 पर, ठीक है। मैंने कट ऑफ प्राइस पर सिलेक्ट कर दिया तो 1025 अपने आप आ गया। अब उसके बाद में 12 शेयर का लॉट है, मतलब एक लॉट में 12 शेयर्स हैं और मैंने जब अप्लाई करता हूं तो टोटल मेरे अकाउंट से 13,500 रुपए डिडक्ट हो रहे हैं। अब अगले 4 दिन में, अगर अगले 4-5 दिन में जब ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा उसके, अगर मुझे अलॉट होता है तो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर ये मुझे अलॉट नहीं होगा तो ऐसे केस में पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल है। और उसके 4-5 दिन में जब लिस्ट होगा तो ऐसे केस में मैं चाहूं तो शेयर बेच करके प्रॉफिट कमा सकता हूं। अब बात करते हैं कि सर हमारे पास में तो डीमैट अकाउंट है ही नहीं, तो आप हमको कंपैरिजन तो दो कि कौन सा अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों इसका एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूं, अगर आपकी सभी की इच्छा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किसी वीडियो की जरूरत है क्या। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो ऐसे केस में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सारे ब्रोकर्स को कंपेयर करके, और उसके बाद आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, क्योंकि आईपीओ अभी आने ही वाला पेटीएम का या पॉलिसी बाजार का, तो इसलिए कुछ बेस्ट ब्रोकर्स की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अब आपसे आईपीओ मिस नहीं होगा और आप इस्तेमाल भी कर लेंगे और फिर अगले वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी। तो कुछ फ्री ब्रोकर्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों यहां तक थी सारी इंफॉर्मेशन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक के साथ में। तब तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, मैं हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर से दूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।